So, hello, hi, good morning, everybody out there. यंग डॉक्टर्स नीट पीजी क्लियर कर चुके हैं और काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो टारगेटेड है उन यंग डॉक्टर्स के लिए जिनके पास रेडियोलॉजी चुनने का ऑप्शन है। डेफिनेटली दे आर हाई रैंकर्स। तो रेडियोलॉजी के साथ आजकल एक मिथ कहूँ या फैक्ट कहूँ या फोबिया कहूँ जुड़ा हुआ है कि रेडियोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैबोटेज करने वाला है। मतलब कि रेडियोलॉजिस्ट जो है उनका जो इम्पोर्टेंस, उनका काम जो है काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो इसी बात पर कुछ क्लैरिटी देने की, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। बड़ा पेशेंटली एंड तक देखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इंटेलिजेंट मशीन। अब इंटेलिजेंट मशीन का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट मशीन को समझने के लिए कुछ इस तरह से समझिए कि आज से 5 साल पहले यदि आपने कोई फूल देखा, अब वो फूल कौन सा फूल है उसको जानने के लिए आपको इंटरनेट पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती। उस फूल के आप फीचर्स डालते, उस फूल का कहाँ, किस देश में होता है, किस मौसम में होता है, ये सब डालते, तब आपको पता लगता कि वो फूल कौन सा है। वो भी इंटरनेट पर जो तरह तरह के आर्टिकल्स आते उससे द्वारा। अब आज क्या होता है, आज गूगल सर्च पर एक नया ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप केवल उस फूल का स्नैपशॉट लीजिए और आपको गूगल बता देगा कि वो कौन सा फूल है। तो अब जो है गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इमेज पर अपना ओपिनियन भी दे देती है। तो एक ख़ास तरह की इमेज को डिफ़ाइन करना कि ये वाला फूल है, बस इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेगुलर इंटेलिजेंस में ये फ़र्क होता है कि रेगुलर इंटेलिजेंस जो इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, जो कंप्यूटर में उपलब्ध होती है, वो डाटा को एनालाइज कर सकता है, डाटा को प्रोसेस कर सकता है और डाटा को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ओपिनियन नहीं दे सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो यदि उसको कुछ डाटा दिया जाए तो वो उस डाटा को प्रोसेस करके उस डाटा पर ओपिनियन भी दे सकती है। नेचुरली ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन होता है। अब आते हैं काम की बात पर, रेडियोलॉजी पर। रेडियोलॉजी में क्या होता है? रेडियोलॉजी में बेसिकली आप इन्वेस्टिगेशंस कंसिडर करें तो कौन कौन से होते हैं? एक्सरे होता है, मैमोग्राम होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, पेट स्कैन होता है। तो ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस जिनके नाम मैंने गिनाए ये मशीन बेस्ड हैं। और 2 इन्वेस्टिगेशन और भी हो सकते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। वो होते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी और कलर डॉपलर। ये इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, मतलब ये सब्जेक्टिव होते हैं। ये रेडियोलॉजिस्ट खुद करता है और उसके जो ओपिनियन होते हैं वो सब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं। अब जैसे बात करें अपन एक्सरे, मैमोग्राम, सीटी स्कैन और एमआरआई की, तो ऐसा मान लीजिए कि सारे संसार में इन चारों कैटेगरीज के 100 करोड़ इमेजेस अवेलेबल हैं। मैमोग्राम के 100 करोड़, एक्सरे के 100 करोड़, सीटी स्कैन के 100 करोड़, एमआरआई के 100 करोड़, जिन पर कि रेडियोलॉजिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है। अब एक सॉफ्टवेयर में यदि ये 400 करोड़ इमेजेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट, तो आपके पास जो है 100 करोड़ मैमोग्राम की रिपोर्ट्स हो गई, 100 करोड़ सीटी स्कैन की रिपोर्ट हो गई, 100 करोड़ एमआरआई की रिपोर्ट हो गई, 100 करोड़ एक्सरे की रिपोर्ट हो गई।
ये एक्सरे अलग अलग बीमारियों के थे, मैमोग्राम अलग अलग लेवल के बिरेट स्केल के थे, एमआरआई अलग अलग बीमारियों के थे, सीटी स्कैन अलग अलग बीमारियों के थे। अब इन सबको इनकॉर्पोरेट करके आपने एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया, जो कि एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया एक हार्डवेयर से। अब ये हार्डवेयर जो है एक्सरे मशीन में हो सकती है, डिजिटल एक्सरे मशीन, ये डिजिटल मेमोग्राफी हो सकती है, सीटी स्कैन और एमआरआई हमेशा ही डिजिटल होते हैं। तो इनमें आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया इस सॉफ्टवेयर को, जिसमें कि 400 करोड़ इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब इनका जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, अगला जो मरीज आएगा जिसका इन चारों में से कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको कंपेयर करेगा ये 400 करोड़ जो डाटा अवेलेबल है और उनकी जो रिपोर्ट्स का डाटा अवेलेबल है उसके साथ, और उसके बाद वो उस पर अपना ओपिनियन दे देगा। तो जैसे कि किसी लेडी की मेमोग्राफी हुई, तो इंटेलिजेंट मशीन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उस मेमोग्राफी मशीन के थ्रू ये ओपिनियन दे देगा कि ये कौन सा बिरेट स्केल है। ठीक इसी तरह यदि आपने किसी का सीटी स्कैन कराया है, तो वो मशीन जो है वो ओपिनियन दे देगी कि ये जो ग्रोथ है ये बॉडी के किस पार्ट में लोकेटेड है, और इसका ओरिजिन क्या है, और इसका प्रोबेबल नेचर क्या है। दिस ओपिनियन विल बी बेस्ड ऑन द डाटा विच यू हैव ऑलरेडी फेड इनटू द मशीन। और आने वाले सालों में नया नया डाटा मशीन के पास आता जाएगा, और मशीन जो है खुद अपनी एक्सपर्टाइज को और ज़्यादा डेवलप करती जाएगी। एग्जैक्टली दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि आने वाले सालों में जो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, मेमोग्राफी, इनकी जो मशीनें होंगी, इन मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेटेड होगा, जैसे कि आपके विंडोज़ 11 में है, जैसे कि आपके गूगल में है, जैसे कि आपके एप्पल में है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट का प्रिंट आउट प्रोवाइड कर देगी। तो मतलब क्या हुआ? मतलब तो यही हुआ कि रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि मशीन ही ओपिनियन दे देने वाली है कि ये सीटी स्कैन जो है इट इज़ सजेस्टिव ऑफ कैंसर ऑफ पैनक्रियास, और इट इज़ सजेस्टिव ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर, और इट इज़ सजेस्टिव ऑफ इंट्रा पेरिटोनियल एब्सेस, और इट इज़ सजेस्टिव ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो मशीन ही ओपिनियन दे देगी। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करने वाला है? रेडियोलॉजिस्ट जो है उसका रोल यहाँ पर और ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट जो है एंडोर्स करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ओपिनियन है वो सही है या गलत है। जैसे कि एक सिंपल अपन केस सिनेरियो लें एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में दो सिनेरियो हो सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट के सब्जेक्टिव, कि वो नोटिस नहीं कर पा रहा है कि अपेंडिक्स का ल्यूमन विजिबल है या नहीं है। यदि ल्यूमन विजिबल है इसका मतलब अपेंडिसाइटिस नहीं है, और यदि ल्यूमन ऑब्लिटरेटेड है इसका मतलब अपेंडिसाइटिस है। अब आप जैसे ही इस इमेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके पास जो करोड़ों इमेज है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, उनसे वो कंपेयर करके बता देगा कि इसमें जो है ल्यूमन ऑब्लिटरेटेड है और इसलिए ये है एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। अब इस पेशेंट के पास सर्जन के पास इस पेशेंट के एक ही ऑप्शन है कि वो इसकी सर्जरी करे। अब इस एक्शन को कंफर्म करने के लिए अब वो डायरेक्टली रेडियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ओपिनियन तो मशीन ने दिया है, लेकिन एंडोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसे करने वाला है? तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नेचुरली रेडियोलॉजिस्ट रहेगा। तो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ओपिनियन देगा कि हाँ ये अपेंडिसाइटिस लग रहा है, और आप जो है यदि इसको क्लिनिकल साइंस पॉजिटिव हैं तो यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी। और उसे लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है
तो वो आपको बता सकता है कि अभी आप इमीडिएट सर्जरी पर जाइए या थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके देखिए। और बड़ी बात पर आते हैं तो जैसे कोई बहुत ही सीरियस डायग्नोसिस किसी की बन गई, कैंसर पेनक्रियाज डायग्नोसिस बन गई, किसी का जो है वो पेरिटोनियल मास बन गया। अब वो पेरिटोनियल मास जो है वो एब्सेस है या वो मैलिग्नेंट ग्रोथ है, अगेन यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट को खुद इन पर्सन उसको देखकर अपना ओपिनियन देना होगा। और जब वो रेडियोलॉजिस्ट अपना वैलिड ओपिनियन देगा, लीगली सर्जन उसके बाद ही ऑपरेटिव लाइन पर आगे बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये बात तो बतानी पड़ेगी कि डेफिनेटली रेडियोलॉजिस्ट का वो जो कंफर्ट है जिसमें वो बैठकर अपने घर पर रिपोर्टिंग करता है और हर रिपोर्टिंग के पैसे लेता है, वो वाला कंफर्ट तो काफ़ी हद तक कम हो जाने वाला है। तो अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा रेडियोलॉजी की मशीन्स में, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट का काम होगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को एंडोर्स करे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करे। इसके बाद आप मुझसे पूछेंगे कि अब फिर नए ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास। नए ऑप्शन रेडियोलॉजिस्ट के पास ये अब ऑप्शन क्या वो एक ज़रूरी हो जाएगा कि रेडियोलॉजिस्ट को अपना रेडियोलॉजी का नॉलेज और उस डिसीज़ से पर्टेनिंग अपना क्लिनिकल नॉलेज दोनों ही अपडेटेड रखना पड़ेंगे। अभी रेडियोलॉजिस्ट जो है डिसोसिएटेड नहीं रह सकता है क्लिनिकल प्रैक्टिस से। अभी रेडियोलॉजिस्ट को जो है वो क्लिनिकल साइंस के साथ रिपोर्ट को कंसीडर करके अपना ओपिनियन देना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा, रेडियोलॉजिस्ट अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में फोकस कर सकते हैं। अब तक क्या होता था कि चूँकि रेडियोलॉजिस्ट को बिना कोई एक्टिव एफर्ट किए या बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए या बिना बहुत ज़्यादा रिस्क लिए इनकम हो जाती थी, तो ज़्यादातर रेडियोलॉजिस्ट जो है वो रिपोर्टिंग पर फोकस करते थे। Of course, radiologists are very intelligent people and they have to be very responsible while giving their opinion. तो मैं किसी भी तरह उन्हें अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि इट वाज कंफर्टेबल तो रेडियोलॉजिस्ट जो है रिपोर्टिंग पर फोकस करते थे। लेकिन कुछ ही रेडियोलॉजिस्ट ऐसे होते थे जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जाते थे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो होती है, इट इज़ ए कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट जॉब। आपको रेडियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसे सेंटर्स में जाना होता है जहाँ पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हो रही हो। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का सिंपलेस्ट एग्जांपल है कोई भी एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का मतलब होता है आप कुछ इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ इंजेक्ट करते हैं किसी खास जगह पर जाकर और उसका इमेज एक्सपोजर लेते हैं, वेदर इट इज़ सीटी स्कैन और वेदर इट इज़ एमआरआई। तो आप जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की इनकम भी अच्छी खासी होती है। तो रेडियोलॉजिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है अभी वो एआई की रिपोर्टिंग को एंडोर्स करने के लिए ज़्यादा होने वाला है। उसका क्लिनिकल इंटीग्रेशन करके उस रिपोर्ट का और एक पूरा होलसम ओपिनियन देने वाला होने वाला है और या तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बनने वाला होने वाला है। इंडिया में इसको डेवलप होने में 4-5 साल तो लगेंगे, लेकिन ये डेफिनेट है कि यदि आपने खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपडेट नहीं किया, पर्टिकुलरली दोज डॉक्टर्स हु वांट टू गो फॉर रेडियोलॉजी, और यदि टेकन फॉर ग्रांटेड रहे तो मार्केट में आप काफ़ी पिछड़ सकते हैं। तो होप इट वाज सेंसिबल, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे टॉपिक था, एंड होप इट वाज यूज़फुल। अपनी रिसर्च खुद करिए, इस पर आगे बढ़िए, अभी समय है काउंसलिंग शुरू होने में, और अपने कंक्लूजन्स खुद निकालिए। मैंने खाली आपको एक बेसिक क्लैरिटी और गाइडलाइन या एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है। तो वहीं पर बात आ जाती है कि यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो रेडियोलॉजी लेना चाहते हैं
उन्हें शेयर कर देना, और यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसे ही काम के वीडियो बनाते रहूँ। ओके, नमस्कार, थैंक्स, गुड बाय।